है बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर अभी समय पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक प्रकार की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे क्लास 8 के बारे में। क्लास 8 साइंस और चैप्टर है आपका फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल तथा दाब। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है कि पुश और पुल ऑन ए बॉडी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को खींचना या धकेलना। ठीक है, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, यानी कि हम बल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को, ये कोई आपका बॉक्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर से हम धकेल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको पुश कर रहे हैं। तो अगर हम इसको पुश करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, या इसको हम खींचेंगे, मान लीजिए किसी भी तरह से इसको हम खींचेंगे। ठीक है, बांध बूंद के। ठीक है, इसको मान लीजिए हम पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, वही आपका क्या होता है, फोर्स होता है, यानी कि बल होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे कि आप मान लीजिए इस बोर्ड को हम इसे करके क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, धकेल रहे हैं, तो धकेलना ही क्या क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, या इसको अगर पकड़ करके हम खींचेंगे, ठीक है, तो खींचना भी क्या होता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया। फोर्स के बारे में दिया है कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर का जो हिंदी होता है वो आपका होता है सदिश राशि। क्या होता है आपका, सदिश। वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। ठीक है, और सदिश यानी कि वेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है आपका, दिशा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है ना, और मात्रा यानी कि परिमाण, ये दोनों होता है। ठीक है, दिशा प्लस परिमाण यानी कि मात्रा, यानी कि जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स जो है ना वो एक क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पर जैसे कि आपका ये फोर्स कहीं भी आपका लग रहा है। ठीक है, तो वहां पर कितना फोर्स लग रहा है, कहीं ना कहीं उसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम पुश कर रहे हैं किधर, आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हम खींचेंगे तो क्या करेंगे, सामने की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों रहेगा तो वो आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद ये आपका क्या, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखिए जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है। ठीक है, और इसको लिखते हैं एन से। ठीक है, न्यूटन, एन फॉर क्या होता है आपका, न्यूटन। उसके बाद ये आपका जैसे कि आपका 1 न्यूटन जो है, ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, फोर्स का जो फार्मूला है वो दिया गया है कि इट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला फोर्स का एम ए होता है। यहाँ पर आपका एम इक्वल टू है मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका मास, कितना मास है। ठीक है, ई इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि वस्तु में कितना एक्सीलरेशन है, यानी कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, कितना त्वरण है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास है आपका 5 kg। ठीक है, 5 kg आपका मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन आपका दिया है बॉडी में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए। एम इक्वल टू आपका दिया है 5 kg, ए दिया आपका 2, इसको अगर इंटू करेंगे तो 10 न्यूटन आपका क्या आएगा, आंसर निकलेगा, फोर्स नहीं फोर्स। ठीक है, ये आपका हो गया फोर्स। ठीक है, क्लियर है। देखिए उसके बाद है आपका संतुलित तथा असंतुलित बल, यानी कि बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, देखिए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बैलेंस फोर्स, यानी कि संतुलित बल। बोल रहा है कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब आपका क्या हुआ कि जब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दो दिशाओं से जब आपका समान बल लगता है, ठीक है, एक ही मतलब मात्रा में दोनों तरफ से क्या हो रहा है, आपका बल लग रहा है, और उसका जो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा आपका फाइनली, वो अगर आपका जीरो आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिए एग्जांपल के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपका 10 न्यूटन का फोर्स आपका इधर से लग रहा है, और ये क्या हो रहा है, इसी बॉक्स में 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है। ठीक है, यानी कि इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन। ठीक है, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, सेम सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो इसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। कैसे निकाले हम लोग, दोनों का फोर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 से 10 को अगर माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो 0 न्यूटन का फोर्स आ रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल जो फोर्स इसमें लग रहा है वो जीरो फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यहाँ बाकी यहाँ पर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। यहाँ पर एक चीज आपको ये भी समझना है कि अगर आपका फोर्स क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक आपका लग रहा है 5 न्यूटन का और एक लग रहा है आपका मान लीजिए 10 न्यूटन का, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना हो रहा है, 10 + 5 यानी कि 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका एक ही तरफ फोर्स लगेगा एक डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लगेगा, ठीक है, अगर उसमें रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है, यानी कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो सभी फोर्स को क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर किसी बॉडी में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे कि आपका कुछ फोर्स इधर से भी लग रहा है, कुछ अगर इधर से भी लग रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो दोनों फोर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करके क्या होगा, यानी कि डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो उसका निकलेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो बोलेंगे इस तरह से कि व्हेन द टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन द नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट बोलेंगे क्या, कि व्हेन द टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, समझ में आ गया। सेम डायरेक्शन होगा तो सम हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम क्या कर दिए, यहाँ पर डिफरेंस कर दिए, तो ये आपका आ गया 10 - 10 0 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, अनबैलेंस फोर्स। when the resultant force of two or more forces acting in the opposite direction is not zero is called unbalanced force, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपका किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, दो तरफ से फोर्स लग रहा है और दोनों क्या है आपका सेम फोर्स नहीं है, ठीक है, अलग अलग फोर्स है, ठीक है। तो अगर अलग अलग फोर्स आएगा तो उसमें जो नेट फोर्स जो आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जैसे कि आपका जैसे कि ये 10 है या 5 है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स इसको नहीं बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद और एक चीज समझते हैं कि देखिए जो बैलेंस फोर्स जो होता है, जब किसी बॉडी में बैलेंस फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उसमें आपका क्या क्या होगा, ठीक है, चलो उसको समझते हैं। देखिए जो बैलेंस फोर्स जो होता है कि जब किसी वस्तु में लगेगा तो वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या चीजें नहीं कर सकता है, उसको समझते हैं। नंबर 1, बॉडी का शेप को वो चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, बॉडी का शेप को वो चेंज कर सकता है, यानी कि अगर किसी बॉडी में बैलेंस फोर्स लगेगा तो जो बॉडी का शेप है, यानी कि उसका जो आकार है ना, उसको वो बदल सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि किसी बैलून है, अगर उसको दोनों तरफ से प्रेस किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ बैलेंस फोर्स, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। और बैलून को अगर दबाएंगे दोनों तरफ से तो बैलून का शेप चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो शेप चेंज हो गया, ठीक है। समझते हैं अब हम लोग बॉडी का पोजीशन के बारे में, ठीक है ना, पोजीशन, ठीक है। अच्छा शेप के बारे में कुछ और समझते हैं, जैसे कि ये कॉलगेट हो गया, ठीक है। तो जब किसी हम लोग कॉलगेट को निकालते हैं, ठीक है, तो कॉलगेट को निकालने के टाइम भी हम उसको क्या करते हैं, हम लोग दबाते हैं, इस तरह से प्रेस करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो प्रेस कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स हो रहा है, ठीक है ना। और इसी वजह से उसका शेप क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, वो पिचक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस फोर्स। पोजिशन के बारे में समझते हैं कि ये पोजिशन को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो बैलेंस फोर्स अगर कहीं लगेगा, ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, आपका बैलेंस फोर्स लग रहा है इधर से भी, ठीक है, सेम फोर्स, तो इसका पोजीशन में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि वस्तु यहीं पे रहेगा, ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कि बॉडी को क्या करेगा, पोजीशन चेंज नहीं करा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर इधर से अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो बॉडी उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका 10 है उधर 5 है, तो ज्यादा इस तरफ है उधर कम है, तो इधर से अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरफ चला जाएगा, यानी कि बॉडी जो है ना मूव करेगा। अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तो बॉडी मूव करेगा, बैलेंस फोर्स रहेगा तो मूव नहीं करेगा, उसका शिफ्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का प्रभाव, ठीक है। यानी कि अगर किसी वस्तु में बल लगेगी, यानी कि फोर्स लगेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को, वस्तु को वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि फोर्स कैन मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको मान लीजिए ये वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, रुका हुआ है, स्टॉप पोजीशन में, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इधर से फोर्स लगाते हैं या इधर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी एक तरफ से लगाएंगे। अगर इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इधर से या उधर से, किधर से भी, तो ये जो बॉडी आपका रुका हुआ है, स्टॉप है, ये मूव करना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मूव करना। जैसे कि आपका ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम देखिए फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऐसे करके मूव कर रहा है। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है यानी कि रुका हुआ है तो क्या होगा, उसको मूव करा देगा, ठीक है। तो वही है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकता है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फोर्स कैन स्टॉप एनी मूविंग बॉडी, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि अगर कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पहले से इधर से ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है, आम फोर्स लगा दिए तो क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो फोर्स लगाने से अगर कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है, पहले से ऑलरेडी मूविंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको
मूव करने वाले वस्तु को क्या कर सकते हैं, वो रोक सकता है, वो स्टॉप कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक क्या हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे कि कोई चीज आपका उधर से आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेट का कोई बॉल है, ठीक है। तो मान लीजिए उससे कोई बॉल फेंका, आपने कैच कर लिया, ठीक है। तो बॉडी क्या था, उधर से मोशन में था, ठीक है। आपने क्या किया, पकड़ लिया, फोर्स लगाया, ठीक है। तो क्या हो गया, वो मोशन से रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी मूविंग बॉडी, ठीक है। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग करता हुआ बॉडी का स्पीड को वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्पीड को चेंज करेगा का मतलब ये हुआ कि उसको स्पीड को बढ़ा भी सकता है और वो घटा भी सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका क्या कर रहा है, पहले से आपका मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें अगर इधर से फोर्स लगा देंगे और फिर से फोर्स इधर से लगाएंगे, ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, स्पीड को बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसका उल्टा तरफ से फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये बॉडी पहले से आपका इधर से मूव कर रहा है और हम उल्टा फोर्स इधर से लगाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, स्पीड को ये कम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड को वो कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो वही है, इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अब कोई आपका फुटबॉल है, ठीक है, जो पहले से क्या कर रही है, लुढ़क रही है, यानी कि आपका जैसे कि ग्राउंड में कोई फुटबॉल है, ठीक है, जो पहले से जा रही है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको पीछे से फोर्स लगा दिया, ठीक है, यानी कि उसको एक लात मार दिया, ठीक है। तो उसका क्या होगा, मोशन उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पीड तो क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। फोर्स लगाने से बॉडी का स्पीड क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग बॉडी, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी अगर आपका मान लीजिए आपका किसी एक डायरेक्शन में ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक सीधा डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम उसमें फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा कि उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी, ठीक है। आप जिधर चेंज करना चाहेंगे, अगर हम इधर चेंज करेंगे तो इधर भी चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई बॉडी जैसे मूव कर रहा था इस तरह से और यहाँ पर हम फोर्स लगा दिए तो ये इधर चला गया, ठीक है। समझ में आ रहा ना। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई आपका क्रिकेट ही है, जैसे कि कोई आपका बॉलर है, ठीक है, उसने बॉल को फेंका, ठीक है। उधर से जो बैट्समैन जो है उधर से क्या किया, बॉल को उधर से मार दिया, ठीक है। तो जब बैट से जब बॉल को जो मारेगा वो, ठीक है, तो इधर से बॉल जा रहा था, पहले उस तरफ जा रहा था, और जब उधर से वो मारेगा तो बॉल फिर क्या होगा, रिटर्न इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। बॉल जा रहा था इधर से उस तरफ, ठीक है, और उधर से जब वो मारा तो बॉल क्या हो गया, रिटर्न वापस आ गया, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या होता है कि डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि फोर्स किसी भी वस्तु का शेप और साइज को चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कोई स्प्रिंग है, ये क्या है आपका, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप स्प्रिंग को क्या करेंगे, आप दबाएंगे, ठीक है, तो इसका ये क्या होगा, ये छोटा इस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप पकड़ के खींचेंगे, ठीक है, तो फिर इस तरह से हो जाएगा। तो इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का शेप और जो साइज है ना वो चेंज होगा, ठीक है। तो ये था कुछ फोर्स का आपका इफेक्ट, ठीक है, यानी कि बल का प्रभाव, ठीक है। देखिए उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, यानी कि बल के प्रकार, ठीक है। देखिए बल आपका दो प्रकार की होती है, पहला होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा आपका होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग संपर्क बल कहते हैं और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसको हम लोग असंपर्क बल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है आपका, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि व्हेन द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी फिजिकल टचिंग इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई फोर्स आपका क्या होगा, किसी भी फिजिकल टच करके फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, यानी कि संपर्क बल, ठीक है। जब यानी कि किसी भी आपका फिजिकल मैंने क्या हुआ, किसी भौतिक संपर्क, किसी भी भौतिक संपर्क द्वारा उत्पन्न किए गए बल को हम लोग संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपके यहाँ पर मस्कुलर फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। ये दोनों फोर्स आपका क्या होता है, आपका संपर्क बल यानी कि आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। देखिए मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या होता है, मस्कुलर फोर्स का मतलब होता है कि द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी के जो मसल्स के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। एग्जांपल समझिए, जैसे कि इसको हम पकड़ के रखें, ठीक है, तो इसको जो हम पकड़ रहे हैं तो देखिए ये जो है ना ये मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। हमारे बॉडी के मसल्स से क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मांसपेशियों से जब बल लगा रहे हैं, ठीक है, उसको मांसपेशीय बल कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, यानी कि इसके बीच में क्या है, आपका टच है, ठीक है। आप किसी भी चीज को उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर किसी भी फिजिकल टचिंग हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। फ्रिक्शन का माने होता है कि जैसे कि कोई बॉडी आपका है, क्या कर रहे हैं, वो किसी दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा है। ये आपका कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे है रखा हुआ है या मूव कर रहा है, ठीक है। तो किसी सरफेस के ऊपर में जब कोई दूसरा बॉडी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, देखिए कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ पर दोनों सट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टचिंग हो रहा है। तो यहाँ पर भी वो फोर्स लगता है, ठीक है, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो कहने की यहाँ पर भी टच हो रहा है, ठीक है, तो टच हो रहा है और फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया।
उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि व्हेन द फोर्स इज प्रोड्यूस विदाउट एनी फिजिकल टचिंग इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। यानी कि जब आपका किसी भी बिना किसी संपर्क से बल आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बल लगेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंपर्क बल यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो ये तीनों जो फोर्स है आपका, ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर ये सब बल बिना संपर्क किए सीधे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चार्ज यानी कि किसी भी आवेश की वजह से। तो जब आवेश यानी कि चार्ज के कारण जब कोई फोर्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर भी टच नहीं होता है, ठीक है, वो दूर से ही क्या करता है, खींचता है। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि मैग्नेट किसी चीज को खींच रहा है, ठीक है, तो मैग्नेट जब किसी चीज को खींचेगा ना, तो वो दूर से ही खींचता है, तो यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट का ही क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि जो अर्थ की का जो ग्रेविटी होता है, यानी कि अर्थ के पास क्या अपना ग्रेविटी है, और जिस कारण से किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है। जैसे कि इसको हम अगर छोड़ेंगे तो ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका बिना कॉन्टैक्ट का ही क्या हो रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब चलिए एक एक करके सबको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, इसके बारे में, ठीक है। देखिए उसके बाद है आपका क्या, समझते हैं सबसे पहले आपका मस्कुलर फोर्स, ठीक है। एक एक करके सबको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मस्कुलर फोर्स, इसको हिंदी में मांसपेशीय बल कहते हैं, ठीक है। देखिए मांसपेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स बोल रहा है कि व्हेन द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। यानी कि जब कोई फोर्स आपका हमारे बॉडी के मसल्स के कारण प्रोड्यूस होगा तो उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी कि जब कोई बल किसी हमारे वस्तु हमारे मांसपेशी के कारण उत्पन्न होगी तो उसे हम मांसपेशीय बल कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल में आता है जैसे कि हॉर्स पुलिंग कार्ट, लिफ्टिंग ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका कोई बॉडी आपका क्या कर रही है, हम उसको उठा रहे हैं, ठीक है। तो उठाएंगे जब किसी वस्तु को, तो कहीं कि उसको हम पकड़ करके उठाएंगे और यहाँ पर हमारा मांसपेशी का क्या होगा, बल लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। हॉर्स पुलिंग कार्ट का मतलब हुआ कि जैसे कि आपका हॉर्स पुलिंग कार्ट यानी कि जो घोड़ा गाड़ी हो गया, ठीक है। तो जब घोड़ा गाड़ी आपका, जब घोड़ा जो चलेगी यानी कि, तो वो क्या करेगी ना, वो अपने मांसपेशियों से रोड पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। और फोर्स लगाने के कारण वो आगे बढ़ेगी और क्या होगा, घोड़ा गाड़ी जो है ना वो आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो रहा है आपका मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका मस्कुलर फोर्स। ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, घर्षण बल, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स में कह रहा है कि द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु का गति को क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि गति को, मोशन को क्या करता है, रोकता है, वो कम करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया कोई मूविंग कार ऑन द रोड, ठीक है। तो जब कोई कार आपका क्या कर रही है, रोड पे आपका मूव कर रही है, ठीक है। तो कार जब रोड पे मूव करेगी तो रोड का सरफेस और कार का जो चक्का का जो यानी कि जो सरफेस है, ठीक है, वो दोनों क्या होती है, वहां पर टच होती है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, और जिसकी वजह से कार का स्पीड को ये क्या करता है, कम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे कि किसी गेंद को अगर हम क्या करते हैं, किसी खुले मैदान में अगर हम इस तरह से फेंक देंगे, ठीक है, उड़का देंगे, तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद जाकर के आगे रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। ये आपका होता है फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर ये आपका कोई बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो इसमें भी आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना, वो क्या है आपका, ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अगर ये कार आपका क्या करेगी, मूव, कोई चीज अगर है आपका और वो मूव करेगी, ठीक है, तो मूव करेगी, अगर इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो तब पर भी उसमें क्या हो रहा है आपका, फ्रिक्शन उसमें भी लग रहा है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं फ्रिक्शन को हम लोग। फ्रिक्शन का मतलब एक प्रकार से कोई बाधा डालना, रोकना, मोशन को कम करना, ठीक है। समझ में आ गया ना। एग्जांपल आप जर्किन का याद रखिएगा, ठीक है, जैसे कि आपका जर्किन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, स्पीड को कम करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी बस वैसे ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखिए उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि द फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू सम चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यानी कि किसी भी चार्ज के कारण आपका जो फोर्स लगती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और जो चार्ज होती है, ठीक है, वो आपका क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक आपका होती है पॉजिटिव चार्ज और एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चाहे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही फोर्स लगा सकती है, ठीक है, और या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ही फोर्स लगा सकती है, या तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी फोर्स लगा सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दोनों पॉजिटिव अगर है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। अगर आपका दोनों नेगेटिव है तब भी रिपेल करेगा। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है आपका चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थिर विद्युत बल। यानी कि जब कोई बल किसी भी
आवेश के कारण उत्पन्न होती है तो उसे हम स्थिर विद्युत बल्ब कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपका कोई कंघी है, ठीक है, जब किसी कंघी को क्या करते हैं, जब हम बालों को कंघी करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए बाल आपका सूखा है और आप कंघी कर रहे हैं, ठीक है, तो कंघी करने का टाइम क्या होता है कि बाल आपका जब बिखरने लगते हैं, ठीक है, बाल ऐसे सामने करने से क्या होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे बिखरने लगेगा मतलब उड़ जाएगा, ठीक है, तो वहां पर जो आपका फोर्स लग रहा है ना वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि कोई आपका पेन है, ठीक है, प्लास्टिक वाला कोई पेन है, अगर उससे हम अपने अपने हेयर को इस तरह से हम रब करेंगे, ठीक है, और किसी पेपर के हम टुकड़ा के पास पेन को अगर ले जाते हैं ना, तो क्या करेगा, पेपर का टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो आपका फोर्स जो लग रहा है ना, ये चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, दूर से ही खींच लेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है। ठीक है, और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आपका, ये क्लियर है आपका। उसके बाद है आपका सेकंड में मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, देखो चुंबकीय बल क्या होता है कि द फोर्स प्रोड्यूस बाय ए मैग्नेट इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी किसी मैग्नेट के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, और इसके सामने क्या करते हैं, किसी एक आयरन का किसी पीस को मान लीजिए सामने हम ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा ना, ये मैग्नेट इसको तुरंत क्या करेगा, खींच लेगा। ठीक है, आसानी से बड़ी जल्दी क्या करेगा, इसको खींच लेगा, और दूर से ही खींचेगा। ऐसा नहीं कि मैग्नेट से कुछ निकलेगा, हाथ उठ निकलेगा और पकड़ेगा, उसको पकड़ के खींच के ले आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, दूर से ही क्या करेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो ये जो हुआ ना आपका, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि चुंबक के कारण लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, द फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, ये बॉडी के मास के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हमारा धरती का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चांद का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, सूरज का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, बाकी जितने भी ग्रह है सभी का अपना अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है ना, ये आपका मास के कारण, द्रव्यमान के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपका ये दो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, इधर आपका मार्कर है और ये इसका कैप है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो रहा है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, ये बहुत ही कम है। रीजन इज दैट कि इसका जो मास होगा ना वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। इसका भी मास क्या है, बहुत ही कम ही है। ठीक है, तो मास कम होने की वजह से यहाँ पर जितने भी चीजें रखी हुई है, ठीक है, अर्थ में, उसके बीच आपस में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, उसको पता नहीं चलता है। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं और ये बोर्ड है, तो हमारे और बोर्ड के बीच में भी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत ही क्या है, कम है, इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे को कोई नहीं खींच रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें, जैसे कि कोई प्लैनेट्स हो गया, मून हो गया, ठीक है, या कोई और किसी सिलियसल बॉडी हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, बहुत ही ह्यूज साइज का होता है, यानी कि बहुत बड़ा, तो उसका मास तो बहुत ज्यादा होता है। तो मास बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर आपका जो ग्रेविटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से क्या करती है, सन क्या करती है, बाकी जो प्लैनेट्स है, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करता है, और जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इसी तरह से होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपका, तो ये क्लियर हो गया आपको ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्रेशर। प्रेशर को क्या कहते हैं हिंदी में, दाब। ठीक है, देखिए प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, बोल रहे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, और इसका ऐसा जो यूनिट दिया हुआ है वो आपका पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, और पास्कल को लिखते हैं शॉर्ट में पीए। ठीक है, इसका हिंदी मतलब हुआ कि किसी भी जब कोई फोर्स क्या होती है आपका, एक यूनिट एरिया में लगती है, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, यानी कि दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको क्षेत्रफल आप लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स कितना लेते हैं, 1 न्यूटन। ठीक है, तो उसमें जो प्रेशर जो लगेगा वो क्या होगा, आपका पास्कल होगा, और वो आपका होगा प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, शॉर्ट में पी इक्वल टू एफ बाय ए होगा, और यहाँ पर 1 पास्कल का अगर वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, फोर्स है, फोर्स का क्या होगा, यूनिट न्यूटन हो जाएगा, और ये ए माने क्या हुआ, एरिया हुआ, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा 1 पास्कल इक्वल टू होता है आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से जो फॉर्मूला है इससे कुछ चीज समझ में आता है। समझ में क्या आ रहा है कि देखिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें आपका फोर्स ऊपर है, तो जो ऊपर होता है बटा के वो आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे कि जो प्रेशर है वो फोर्स का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फोर्स सॉरी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि ये फोर्स का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरा चीज क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम फोर्स को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है,
अब सवाल आता है कि यहाँ से जैसे कि अगर हम फोर्स को दोगुना करते हैं तो प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर भी दोगुना हो जाएगा। अगर हम फोर्स को आधा करते हैं तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो रहा है इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जो इसमें एरिया होगा प्रेशर उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि वो उल्टा होगा। उल्टा का मतलब ये होगा, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए हम एरिया को क्या करते हैं, हम एरिया को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, एरिया को हम क्या करते हैं, बढ़ा के अगर हम दोगुना करते हैं, ठीक है, एरिया को हम डबल करते हैं, तो जब हम एरिया को हम डबल करेंगे तो जो प्रेशर होगा ना वो क्या होगा, देखिए डबल करेंगे, एरिया है तो क्या होगा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम 1/2 करेंगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आधा करने से ये 1/4 टाइम हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एरिया खुद ही क्या होता है, स्क्वायर होता है। या इसका भी समझिए कि जो एरिया को हम बढ़ाते हैं अगर, ठीक है, तो ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कम किससे होगा, अगर नीचे का वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो ऊपर का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपका 10 है, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए अब 10 को हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो जब 5 से डिवाइड किए तो 2 आया, और जब 10 से डिवाइड किए तो 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा नंबर से डिवाइड करने से क्या आ रहा है, छोटा चीज आ रहा है। ठीक है, यानी कि किसी भी एक चीज को अगर आप जितना लोगों में बांटेंगे उतना कम करके होगा, ज्यादा लोगों में बांटिएगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। और अगर एक कम चीज का थोड़ा थोड़ा करके बांटिए कम लोगों में, ठीक है, तो फिर ज्यादा करके होगा। जैसे कोई आपका मान लीजिए कोई आदमी है, उसका मान लीजिए एक बेटा है, ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सारा उसी को मिलेगा। और अगर किसी का 2 बेटा है तो क्या होगा, सारा प्रॉपर्टी उसका क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो आधा आधा करके हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। एरिया बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर बढ़े घटेगा, और एरिया घटने से प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रेशर के कारण जो है ना क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, हमारे जो डेली लाइफ है, ठीक है, वहां पर प्रेशर कहाँ का देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अब प्रेशर के कारण कौन कौन सी घटना होती है। ठीक है, तो नंबर 1 में कि द शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट नाइफ। ठीक है, यानी कि जो शार्प नाइफ होती है, यानी कि जो जो आपका नाइफ होता है, ठीक है, यानी कि जो चाकू अब जिसमें आपका धारी रहेगा, ठीक है, वो आपका इजीली कट करेगा किसी भी चीज को। ठीक है, फल सब्जी को अगर काटेंगे तो शार्प नाइफ से क्या होगा, इजीली आपका कट जाएगा। ठीक है, देखिए उसके पीछे का रीजन क्या होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में देना है। ये प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वहां से घटेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा आपको रिलेट करना है। ठीक है, देखिए जो शार्प नाइफ होगा, ठीक है, तो शार्प नाइफ का क्या होगा कि एरिया जो होगा ना, एरिया, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बहुत ही क्या होगा, शार्प नाइफ बहुत पतला होगा। ठीक है, तो जब एरिया जब कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, इजीली तुरंत क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही हम देखते हैं ब्लंट नाइफ, ठीक है, अगर आपका क्या होगा, नाइफ अगर आपका ब्लंट है, अगर ब्लंट नाइफ होगा तो एरिया क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये उल्टा है ये। ठीक है, तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा, और इसी वजह से क्या होगा, उतना अच्छा से नहीं कटेगा ब्लंट नाइफ पे जितना अच्छा से शार्प नाइफ पे कटेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट है कि शार्प नेल इजीली इंटर इन द वॉल। ठीक है, देखिए नेल, जैसे कि आपका ये मान लीजिए कोई नेल है, ठीक है, तो नेल का जो आपका ये वाला जो नीडल होती है, ठीक है, ये वाला अगर आपका शार्प रहेगा, ठीक है, तो किसी भी वॉल में क्या होगा, इजीली तुरंत इंटर कर जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका ये ब्लंट रहेगा, ठीक है, सामने का जो आपका जो टिप रहेगा, अगर ये आपका ब्लंट रहेगा, ठीक है, तो फिर वॉल में इजीली क्या होगा, इंटर नहीं करेगा। ठीक है, रीजन इज दैट कि अगर आपका शार्प नील अगर आपका नहीं रहेगा, ठीक है, शार्प नील होने से क्या होता है कि एरिया कम होता है, और एरिया कम होने से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और इसलिए क्या होगा, तुरंत दीवार में घुस जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर पतला कोई नुकीला कांटी है उसको दीवार में अगर ठोकेंगे तो क्या होगा, तुरंत घुस जाएगा इजीली। ठीक है, क्योंकि उसमें एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और इसी वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज अगर वही अगर आप कांटी आपका क्या है, आपका ब्लंट है, माने आपका नुकीला नहीं है, ठीक है, ब्लंट है, तो ब्लंट होने से क्या हो जाएगा कि उसका जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और इसी वजह से क्या होगा, उतना अच्छा से इजीली नहीं घुसेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा दिक्कत होगा घुसने में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। थर्ड पॉइंट है कि टायर्स ऑफ द ट्रैक्टर आर वाइड, यानी कि जो ट्रैक्टर या और भी जो गाड़ी होती है, ठीक है, उसका जो टायर्स होता है ना वो थोड़ा वाइड होता है। ठीक है, वाइड माने क्या होता है, चौड़ा। ठीक है, चौड़ा क्यों होता है, अब उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम टायर को चौड़ा बनाते हैं, ठीक है, जितना चौड़ा करेंगे यानी कि एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर घटेगा, इसीलिए उसको एरिया को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ताकि प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, प्रेशर कम इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि अगर जैसे कि मान लीजिए किसी भी कीचड़ वाला रास्ता में अगर ट्रैक्टर जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि इजीली घुस जाएगा। अगर प्रेशर आपका मान लीजिए ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर फंस जाएगा। ठीक है, तो टायर को इसीलिए चौड़ा किया जाता है ना, ताकि उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर प्रेशर कम होगा तो फिर क्या होगा,
इजीली कहीं पर भी फंसेगा नहीं, जल्दी से घुसेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। ऐसा ही बाकी गाड़ियों में भी होता है कि खास करके ट्रैक्टर इसलिए स्पेशली होता है ना क्योंकि ये ज्यादातर ऑफ रोड में चलता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका स्कूल बैग हैव अ वाइड स्ट्रिप। जो स्कूल का जो बैग होता है, ठीक है, उसका जो फीता होता है, ठीक है, वो थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड होता है, ठीक है। यानी कि एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एरिया ज्यादा क्यों होता है भाई, अगर पतला से अगर रस्सी का, अगर नायलॉन का रस्सी का अगर हम बना देंगे ये वाला जो स्ट्रैप है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा, समझ में तो ही रहेगा। लेकिन कैसे होता है जरा उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए ये जो स्ट्रिप है अगर इसको वाइड कर देंगे, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर एरिया इसका बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर जो उसमें लगेगा ना वो बहुत कम लगेगा, ठीक है। और प्रेशर कम लगने की वजह से क्या है ना कि हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है, उतना डिफिकल्ट फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम वाइड ना करके अगर इसको हम थीन कर दे, ठीक है, बहुत पतला सा एगो नायलॉन का रस्सी से अगर हम इसको बना दे, ठीक है, तो भले ही थोड़ा सा लोड अगर कम ले, फिर भी क्या होगा, आपको एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो फिर आपको डिफिकल्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो वही होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, डिप्रेशन इज मच मोर ऑन द कजन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई आपका, ये कोई कजन है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई आपका कजन है या कोई बेडशीट है, कोई बेड है या कुछ और चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप खड़े रहेंगे, ठीक है, इसमें अगर आप खड़े रहेंगे तो आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर आप इसमें लेट जाएंगे तो आपका प्रेशर कम होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब कोई पर्सन इसमें खड़ा रहेगा तो इसका जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा, और एरिया कम होने से क्या होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डिप्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा ये दबेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन आपका लेटा हुआ रहेगा ना तो उसका एरिया बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और एरिया बहुत बढ़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर जब कम होगा तो कम दबेगा, तो उतना ये प्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, यानी द्रव तथा गैस के कारण दाब, ठीक है। देखिए द्रव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका पानी हो गया वो द्रव होता है, और गैस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका हवा, समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो जो गैस है और द्रव, ठीक है, ये दोनों ही क्या करती है, प्रेशर लगाती है, ठीक है। अब ये डिपेंड, देखते हैं कि ये जो प्रेशर लगाती है गैस के कारण या द्रव के कारण, ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द ट्यूब, एरिया ऑफ द ट्यूब, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पर समझते हैं कि ये जो आपका ट्यूब है ना ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि और हाइट इसका कम है, यानी कि पानी आपका इतना दूर है तो यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है। अगर पानी को बढ़ा दिए तो इसका प्रेशर बढ़ गया और ये बड़ा जैसे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड का हाइट बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको समझिए, यहाँ पर क्या है कि एक आपका ये कंटेनर है और यहाँ पर एक होल है और एक आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो होल है आपका नीचे में है, कम हाइट में है, ठीक है, तो इसका प्रेशर देखिए ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है कि ये ज्यादा हाइट पे है, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर आपका कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस बात पे क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे हाइट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर लिक्विड का ट्यूब में तो प्रेशर बढ़ता है। और इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप किसी कंटेनर का हाइट को बढ़ाते हैं, होल का, ठीक है, तो हाइट बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, नीचे का जो कम हाइट में रहेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना ऊपर में रहेगा उतना प्रेशर क्या होगा, इसमें आपका कम रहेगा, ठीक है। ये वाला देखिए आप, ये वाला फिगर में बोल रहा है कि अगर आपका सेम हाइट पे रहेगा, ठीक है, सेम हाइट पे, ठीक, तो सेम हाइट पे जो भी आपका प्रेशर रहेगा ना वो क्या होगा, आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको। अच्छा ये तो चीज समझ में आ गया। और एक आपको ये भी समझना होगा जो आपको हम नहीं बताएं, कि अगर आपका सेम हाइट पर वाइट को अगर हम चौड़ा करते हैं या कम करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम इतना ही हाइट पे एक पतला सा कोई थोड़ा सा हल्का छोटा कंटेनर, पतला कंटेनर, ठीक है, उतना ही हाइट पे अगर हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर छेद करते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होगा ना और इसका प्रेशर दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि ये इस बात पे मैटर नहीं करता है कि ये वाला जो है ना बेस कंटेनर का जो है ना वो कितना चौड़ा है या कितना पतला है, ये डिपेंड करेगा कि हाइट कितना है, ठीक है। अगर इसको हम चौड़ा कर देंगे या पतला भी कर देंगे तो प्रेशर इसका क्या होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। ये था आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। और गैस जो होती है ना वो भी क्या करती है, प्रेशर लगाती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे किसी बैलून में अगर हम क्या करते हैं, हवा भरते हैं, तो आप बैलून में अगर आप हवा भरेंगे तो बैलून में क्या होगा, प्रेशर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, बैलून का जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जब किसी बैलून को अगर हम हवा भरते हैं, ठीक है, तो उसका शेप क्यों चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें रीजन ये होता है कि बैलून में जब हम हवा भरते हैं, ठीक है, तो हवा क्या करती है, प्रेशर लगाती है बैलून का पूरे सब तरफ, क्या करती है, चारों तरफ प्रेशर लगाती है, और इस वजह से क्या होती है, बैलून का शेप चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही जब किसी ट्यूब में हम हवा भरते हैं ना, तो ट्यूब में हवा भरने से क्या होती है, हवा उस ट्यूब में प्रेशर लगाती है, और इसी वजह से उस ट्यूब का शेप क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से बोलेंगे कि व्हेन वी फील द एयर इन अ बैलून, देन द एयर exert pressure on the wall of the on the balloon, ठीक है, एंड इन दिस वे द शेप ऑफ द बैलून इज चेंज, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये था कुछ आपका प्रेशर, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो एयर होता है, ठीक है,
देखिए जो एयर होता है ना कि वो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, यानी कि एयर आपका बहुत सारे गैसों का आपका मिश्रण होता है, ठीक है। और जितना भी एयर में गैसें होती है, ठीक है, सभी गैसें क्या करती है, प्रेशर लगाती है। ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और एयर में कौन कौन सी गैस होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह बहुत इस प्रकार से बहुत सारे क्या होती है, गैस होती है। और सभी गैसें जो प्रेशर लगाती है ना, वो क्या, वही क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो इधर क्या, इधर भी हवा है, इधर भी हवा है, यानी कि सब तरफ एयर है, ठीक है। तो सभी तरफ से क्या हो रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये वाला फील क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्रेशर है, ठीक है, बॉडी का प्रेशर अंदर में, और जो बाहर का प्रेशर है ना, वो लगभग क्या है, दोनों इक्वल है, बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। और इसी वजह से हमको उतना फील नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन अगर बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे कि आपका बहुत तेजी से हवा चली, ठीक है, तो क्या होगा ना, उस समय फील होता है कि बाहर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, और उस समय हम फील कर पाते हैं, ठीक है, प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए बताइए भाई बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और जितना भी दोस्त है सभी को आप शेयर कीजिए, ठीक है। और इसके बाद इस वीडियो में कहीं भी अगर आपको बीच में कोई टॉपिक का समझ में नहीं आया, ठीक है, या कुछ डाउट हुआ, ठीक है, या कुछ छूट गया, ठीक है, तो आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के कीजिए, उसके बारे में जो है वीडियो बना के मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।